नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज है 3 दिसंबर, दिन है फ्राइडे और मैं सिद्धार्थ आपका मेंटोर स्वागत करता हूं सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स मेन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपेड सेक्शन। लेकिन इस न्यूज में आगे बढ़ने से पहले कल के दिए हुए क्वेश्चन पे एक हमारे एस्पिरेंट ने आंसर तो सही टिक किया था, लेकिन दो क्वेश्चंस पूछे थे कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो यश, अगर आप सुन पा रहे हैं तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जहां पे स्किल सेट और जो जॉब अवेलेबल है वो मैच नहीं करती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी फैक्ट्री में एक बड़े लेबर फोर्स की जरूरत है लेकिन मार्केट में सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स हैं, ठीक है, तो वो मैच नहीं करेगी, वो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, जब मार्केट में, जब बाजार में उस स्किल सेट के लिए जॉब अवेलेबल नहीं होती है तो वो कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जैसे है किसी किसी फॉर एग्जांपल हमारे साइबर स्पेस में जो इंटरनेट की दुनिया है वहां पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। कहते हैं ना कि स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो है लेकिन देयर इज ए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई बिलीव जितने भी हमारे डेली व्यूअर्स हैं जो एस्पिरेंट से देख रहे होंगे, साक्षी, कुशाग्र, तेजस्विनी, अर्चना, हलीमा, ऋषभ एंड अदर्स, दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे देखिए, मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट कोई टर्म नहीं होता है, लेकिन मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट टर्म होता है, जिसको जर्मनी ने मिनी जॉब के बारे में कहा है। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहूंगा, ये एक स्मॉल टर्म है, जैसे कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है। ओके, तो मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जिसको मिनी जॉब कहते हैं, उसमें इंसेंटिव्स बहुत होते हैं, सोशल सिक्योरिटी बहुत कम होती है। ठीक है, लंबे समय तक आप जॉब नहीं करते हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब अगर आप फुल टाइम जॉब नहीं कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कहीं कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको मार्जिनली एम्प्लॉयड कहा जाएगा। लाइक यू आर डूइंग सम स्मॉल वर्क टू अर्न योर लिवलीहुड टिल द टाइम यू आर फाइंडिंग अ गुड जॉब फॉर यू, अ स्टेबल जॉब फॉर यू। ठीक है, तो यहां दो फेज आते हैं। जो आप छोटे टाइम के लिए फ्रीलांसिंग जॉब कर रहे हैं उसको कहते हैं मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट, और जब आपके पास कोई स्टेबल जॉब नहीं होती है लॉन्ग टर्म तक, उसको कहते हैं मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये स्मॉल कॉन्सेप्ट था बट दिस इज इंपॉर्टेंट, सो आई एम ग्लैड दैट यू ब्रॉट दिस क्वेश्चन। ऐसे ही कुछ कमेंट करते रहिएगा तो हम डेली बेसिस पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझते रहेंगे, एंड दीज आर द वेरी गुड थिंग्स टू कोट इन योर मेंस आंसर एंड जीएस आंसर राइटिंग। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने क्वेश्चन दिया था मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में, जहां जीएस 2 का टॉपिक था, जिसका आंसर है ए। अगर आपका आंसर मैच नहीं करता है प्लीज कमेंट करके बताइए, हम एक्सप्लेनेशन भी शेयर कर देंगे आपके साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का ये जो स्कीम है, आइडिया है, किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो BR मेहता, बलवंत राय मेहता कमिटी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी रिटन कमेंटेड ए, जिसका आंसर मैच नहीं कर रहा है। प्लीज कमेंट करके बताइए एंड देन आई विल शेयर यू द एक्सप्लेनेशन इन टुमारोज वीडियो। ठीक है, सो तो दोस्तों जुड़िए हमारे साथ हैशटैग CD रिचुअल्स पे, CD YouTube रिचुअल्स, ये हमारे डेली प्रोग्राम है, जिससे आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर, एंड जो नए हैं, जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं हमें, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि डेली प्रोग्राम हमारा रिलीज होता है। सबसे पहला एक ब्रेकिंग न्यूज या बर्निंग इश्यूज के ऊपर या इंपॉर्टेंट अफेयर्स के ऊपर प्रोग्राम जाता है, एंड देन एडिटोरियल एंड ओपेड एनालिसिस विच आई एम कंडक्टिंग। उसके बाद फिर सिलेबस स्पेसिफिक करंट अफेयर एनालिसिस जाता है जो आद्या मैम लेती हैं, एंड देन अंजुम सर एक्सप्लेनर इनसाइट एंड एनालिसिस ऑफ सम स्टैटिक एंड करंट पोर्शन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों 9 से 10 बजे के करीब MCQs जाते हैं, स्ट्रैटेजी एंड एक्सप्लेनेशन। ओके, एंड वीकली प्रोग्राम, जो कि लास्ट वीक भी हमारा एक वीकली प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था, और हम कुछ नया इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इस संडे को, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वंस यू क्लिक द बेल आइकन यू विल गेट द नोटिफिकेशन एवरी नाउ एंड देन, जो जो हमारा स्केड्यूल है दिन के हर 2-3 घंटे में हम वीडियो रिलीज करते हैं। ओके, ये प्लेलिस्ट है। सो
ये सीडी टॉपर्स प्लेलिस्ट डेली एमसीक्यूज आप देख सकते हैं, किसी में 10, 14, 16, 10 वीडियोस डेली पे अपडेट हो रहे हैं। सो आप एसोसिएट होइए प्लेलिस्ट के द्वारा। अगर आपको कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट्स फॉलो करनी है तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू आप जा सकते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा प्रोग्राम। अब चलते हैं हमारे एडिटोरियल एनालिसिस के ऊपर। सो आज का 2 एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ग्रीन वर्सेस व्हाइट रेवोल्यूशन एंड सेकंड वाज ऑन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कंट्रोल, एनसीआर पॉल्यूशन कंट्रोल, जिसमें हम एनजीटी और इससे रिलेटेड न्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट एडिटोरियल विच इज ग्रीन वर्सेस व्हाइट रेवोल्यूशन। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए नहीं कि ये ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन पे है। मेंस के पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे हम ये टॉपिक्स है जो कवर होता है इसमें, आप देख सकते हैं। तो जो मेंस आंसर राइटिंग आप लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ग्रीन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन, तो आप क्या लिखोगे? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सिमिलरली जितने भी रिवोल्यूशंस हुए हैं, ठीक है, उनको आप कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, दोनों में फर्क क्या था आखिर, क्या चीजें कॉमन थी, क्या डिफरेंट था, दोनों में से कौन सक्सेसफुल था, सोशली दोनों में से कौन ज्यादा एक्टिव था, कौन इंडस्ट्रियल पर्पज से एक्टिव था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है मेंस जीएस पेपर 3 के लिए। ओके, ऐसे ही अप्रोच लेके मैं इसमें बताऊंगा आपको कि हाउ व्हाट वर द एक्चुअल डिफरेंसेस। द ऑथर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, बहुत मार्जिन, सोच की डिफरेंस है, नीतियों की डिफरेंस है, पॉलिसी मेकिंग की डिफरेंस है, और इन दी एंड सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पे। सो वंस अगेन जीएस पेपर 3 का पार्ट है और ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, जिसको मैंने आगे ब्रेक डाउन किया है काफी सेगमेंट्स में, वेयर इन टू लेट यू नो द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रीन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन। सो रिसेंटली आई थिंक 26 नवंबर 2021 को वर्गीज कुरियन जी का जन्मदिन भी होता है, 100th एनिवर्सरी भी मनाई गई है, और संविधान दिवस भी होता है, और उसी दिन फार्म लॉज भी रिपील हुए थे। ठीक है, मतलब अनऑफिशियली, ऑफिशियली रिपील हुए थे, हालांकि कुछ दिनों पहले अभी संसद से उसको खारिज किया गया है। लेकिन 26 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों। ठीक है, तो इससे रेफरेंस में यहां पे इन्होंने इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने वही मेंशन किया है जो भी मैंने आपको डिस्कस किया है। नाउ रिवोल्यूशन, ठीक है, देखो रिवोल्यूशन का बहुत सेंसिटिव मीनिंग होता है। सी, रेवोल्यूशन इज ऑल अबाउट चेंजिंग पैटर्न। ठीक है, जो अभी हो रहा है उससे इज लाइक चेंजिंग थिंग्स इन मेनी फोल्ड्स। ठीक है, रिवोल्यूशन में आप बायस नहीं हो सकते हो। रिवोल्यूशन में कोई कास्टिज्म, कोई सेक्सिज्म, नथिंग एज सच। बहुत ही सिर्फ सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से एक पॉजिटिव अप्रोच लेके हम चलते हैं रिवोल्यूशन को, जहां पे लार्जर गुड के बारे में हम सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन एंड व्हाइट रिवोल्यूशन। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, सी यहाँ पे आ गया है, ये एडिटोरियल से मैंने उठाया है पूरा कंटेंट। So the contrast between two revolutions, compare and contrast, जो मैंने बताया था। तो contrast between two revolutions provided valuable insight। क्या क्या है? So पहला है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसने क्या किया कि जो एग्रीकल्चर के आउटपुट थे उनको इंक्रीज किया, जो हमारी फूड शॉर्टेजेस थी उनको इंक्रीज किया। हम सबको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट कैसे आया था कि इंडिया तुरंत आज़ाद हुआ था, बहुत अच्छी इकोनॉमी थी नहीं हमारी। ठीक है, जितने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पुअर पॉपुलेशन से भरी हुई थी पूरी पॉपुलेशन, बहुत ही लिमिटेड 12 या 13% या फिर मेरे ख्याल से 10 या 8% जनता थी जो कि थोड़ी सी वेल ऑफ थी। ठीक, और खाने से रिलेटेड जो फूड हमारा सिक्योरिटी थी वो सब तबाह हो चुका था। क्यों तबाह हो चुका था? क्योंकि सबसे पहले इंडो चाइना वॉर हुआ, फिर इंडो पाक वॉर हुआ, उसमें बहुत सारे जो हमारे फूड रिजर्व्स थे वो डिसबैलेंस हो गए। ठीक है, तो
बहुत पहले से ये चीज़ें 1960s से 1958 से भी चला आ रहा है ये सारी चीज़ें कि कैसे हम अपने फूड रिजर्व को इम्प्लीमेंट करें। तभी ये एमएसपी वगैरह का सब पूरा कॉन्सेप्ट आया था, 3 फार्म लॉज जो नेहरू जी ने इम्प्लीमेंट किया था। सो बेसिकली कहना ये चाह रहा हूं मैं कि किसी चीज़ की कमी हुई थी और उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, फूड का रिजर्व बढ़ाने के लिए ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट आया था, ठीक है। और जो व्हाइट रिवॉल्यूशन था, व्हाइट रिवॉल्यूशन जो था वो जो छोटे फार्मर्स थे, जो किसान थे गुजरात में, उनकी इनकम को इंक्रीज करने के लिए आया था, ना कि जो मिल्क है, जो दूध है, उसके आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो जो हमारे खाद्य जो फूड रिजर्व्स थे उसको बढ़ाने के लिए आया था, लेकिन जो वाइट रिवोल्यूशन था वो फार्मर्स के इनकम को, उनके सोशल सिक्योरिटी को, उनके सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा करने के लिए आया था, इंक्रीज करने के लिए आया था, ठीक है। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो इट वाज ड्रिवन बाय टेक्नोक्रेटिक, ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सॉइल से रिलेटेड था, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, वो फर्टिलाइजर से रिलेटेड था, केमिकल फर्टिलाइजर से रिलेटेड था, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है टेक्नोक्रेटिक एंटरप्राइज ड्रिवन बाय साइंस एंड प्रिंसिपल एफिशिएंसी, ओके। वेयर एज जो व्हाइट रिवोल्यूशन था दैट वाज सोशियो इकोनॉमिक एंटरप्राइज, ठीक है। यहाँ पे समझना पड़ेगा ये टेक्नोक्रेटिक एंटरप्राइज था और ये सोशियो इकोनॉमिक एंटरप्राइज था। दिस वाज लीडेड बाय पॉलिटिकल लीडर्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी नहीं थी, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी के लिए रूल्स बना रहे हैं तो रूल्स समान होने चाहिए बेस्ड ऑन इन सबके मेजर्स के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 5 फीट की दीवार है और आपके पास 10 पार्टिसिपेंट्स हैं और सबके लिए आपने नियम बना दिया कि जो इस दीवार को पहले कूद जाएगा वो जीत जाएगा, लेकिन जो 10 पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से 3 तो 4.5 फीट के हैं, एक 4 फीट का है, और बाकी के जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं वो 6 फीट के हैं, वो 5.5 फीट के हैं। डोंट यू थिंक ये जो लंबे लंबे लोग हैं वो तो इजी कूद जाएंगे, राइट? लेकिन ये लोग हैं नहीं कर पाएंगे, पीछे रह जाएंगे। सबके लिए समान रूल बनाए जाए, ये इक्विटी नहीं होती है, ठीक है। सबके कैपेसिटी के हिसाब से रूल बनाया जाए, वहां इक्विटी होती है, जहां पे अनबायसनेस ना हो, जहां पे फेयर जजमेंट हो, ठीक है। तो यही हुआ अमूल में, व्हाइट रिवॉल्यूशन में, कि जो फार्मर्स थे हर लेवल पे हर फार्मर्स को बराबरी मिली, सम्मान मिला, और उनको उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो ठीक हो गई, ठीक है। इट एक्चुअली एम्पावर्स फार्मर टू ग्रो मोर एंड मोर एंड मोर, ठीक है। एक गवर्नेंस एंटरप्राइज टर्म यूज होता है, गवर्नेंस एंटरप्राइज अचीव्ड इक्विटी, यहां पे मेंशन किया, बिकॉज द गवर्नेंस ऑफ द एंटरप्राइज टू अचीव इक्विटी वाज ऑलवेज केप्ट ऑन द फोरग्राउंड, ठीक है। तो ये हमेशा से बेस रहा है अमूल की जो फाउंडेशन थी, वो उसका फाउंडेशन का मतलब ये नहीं था कि हमें पैसा बनाना है, हमें प्रॉफिट कमाना है, हमें फैक्ट्रीज खड़ी करनी है, नहीं। उसकी आइडियोलॉजी, उसका प्रोसेस यही था कि हमें अपनी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करनी है। बाकी लोग तो लोगों को एम्पावर तो करिए आप, फिर देखिए क्या कमाल करते हैं। और वही हुआ। आज वर्गीज कुरियन साहब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फिर भी अमूल आज भी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है, ओके। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन एज वी हैव ऑब्जर्व्ड, ये जो था वो कहीं ना कहीं एक जो हमारी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू था उस टाइम पे, और साइंटिफिक मेथड था फार्म्स में, एग्रीकल्चर में, उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज किया है, ठीक है। प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज करना था, क्योंकि पॉपुलेशन भी तो थी हमारी ज़्यादा, कोई पॉपुलेशन कम थोड़ी थी उस टाइम पे। इतनी सारी पॉपुलेशन थी, खाना था नहीं, लोग भुखमरी से, गरीबी से मर जाते यार। तो इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती थी, जैसे मैंने बताया था केमिकल फर्टिलाइजर था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्केल पे हमें इंट्रोड्यूस करना था, बहुत ज़्यादा स्केल पे बनाना था, जिसकी कॉस्ट भी ऑफ कोर्स लोअर होनी चाहिए, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं मोनोक्रॉपिंग ऑन फील्ड, ये हम एनसीईआरटी वगैरह में पढ़ चुके होंगे कि मोनोक्रॉपिंग ऑन फील्ड क्या है, सिंगल क्रॉप को उगाना। देखिए, जरूरी नहीं कि आपका जो खेत है
वो हर क्रॉप पैटर्न को फॉलो करे या फिर हर क्रॉप उसमें उग जाए, ठीक है। इसीलिए ये कंसेप्ट आया कि एक एनालिसिस हुआ, एक साइंटिफिक स्टडी हुआ कि किस एरिया के खेत या फिर आपके एरिया के खेत है, प्राइमरीली जो हुआ पंजाब और हरियाणा में, कि वो क्या सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन व्हाट दे कैन सस्टेन, हर क्षेत्र में, हर राज्यों में अलग अलग चीजों की फसल उगाई गई और फिर तब से मामला ठीक होते गया, ठीक है। कितनी अमाउंट की सीड पड़ेगी, कितना फर्टिलाइजर पड़ेगा, कितना पानी पड़ेगा, ठीक है, तब जाके एक अच्छा आउटपुट निकल के आता है। आप अगर अपने खेत में 6 महीने कुछ और उगा रहे हैं, फिर 6 महीने कुछ और, फिर वो चीज़ें खराब हो गई, तो फिर आप अपना पूरा का पूरा आपने क्रॉपिंग पैटर्न ही चेंज कर दिया, एग्रीकल्चर पैटर्न चेंज कर दिया, मतलब आप एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। सो मोनोक्रॉपिंग यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन था कि मोनोक्रॉपिंग की वजह से ये सारे एक एफिशिएंट मेथड होता है जिसके लिए आउटपुट अच्छा निकल के आता है, इंक्रीज आउटपुट निकल के आता है, ठीक है। तो एक सेकेंड, इसमें यहाँ पे मेंशन किया है दैट डाइवर्जन ऑफ लैंड यूज एंड नॉन एसेंशियल क्रॉप, यहाँ पे डाइवर्जन ऑफ लैंड यूज एंड जो मैंने अभी बात आपसे कही है दैट इज द सेम थिंग, ओके। सो मोनोक्रॉपिंग इंक्रीज द एफिशिएंसी इन इनपुट and the farms become big, large, dedicated engineering factories designed. So basically, इनके आउटपुट तब भी इंक्रीज होंगे जब हमारे पास बड़े फार्म्स होंगे, ठीक है। एक पूरी इंजीनियरिंग लगती है, जैसे मैंने बताया आपको कि किसी भी चीज़ की फसल उगाने से पहले एक रिसर्च होती है, अगर इंजीनियरिंग टेक्निक्स लगती है कि भाई क्या होगा, इसका क्या आउटपुट होगा और कितनी एफिशिएंसी कितने देर में ये अपना रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एक लार्ज फैक्ट्री वाला मामला है, थोड़ा सा मामला कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, एंड प्रोडक्टिविटी हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में जाएंगे यहाँ पे। एंड हियर सो द प्रोडक्टिविटी मीन्स कि वर्कर अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कुछ आउटपुट निकलेगा, ठीक है। सो हियर आई हैव मेंशन दैट वर्कर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोड्यूसिंग आउटपुट, लेकिन अगर आउटपुट ज़्यादा चाहिए, एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए, तो इन्हीं वर्कर्स को मशीन द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है और उससे क्या होता है कि आउटपुट बहुत अच्छा निकलता है, बहुत ज़्यादा निकलता है। और ये मशीन्स जो हैं वो वर्कर्स को रिप्लेस कर रही हैं अभी भी। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, इसकी जो एम था, जो आइडियोलॉजी थी, जो पर्सपेक्टिव था, वो था प्रॉफिट, वो था प्रोडक्शन, कि कम से कम लो कॉस्ट में हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, कितना ज्यादा क्वांटिटी में हम ला सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक तो इसका मैटर था ही नहीं, ठीक है। नाउ अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है मतलब वर्कर्स को एलिमिनेट किया जाएगा, तो इन दैट केस द पर्पस ऑफ एंटरप्राइज इज टू इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टर। समझ में आ रहा है आपको? अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है मतलब कि वर्कर्स की जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, क्योंकि मशीन्स आ रहे हैं वहां पे, ठीक है, वो तुरंत ताबड़तोड़ काम हो रहा है मशीन के द्वारा। और इससे क्या हो रहा है कि प्रॉफिट तो इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टर का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो हमारा मुद्दा था ना, सोशियो इकोनॉमिक, आर्थिक पैमाने पे लोगों की मदद नहीं हो पा रही है, ठीक है। नाउ इट इज अ रॉन्ग अप्रोच एंड द ऑथर हैज मेंशन कि ये गलत अप्रोच है प्रोडक्टिविटी का, जहाँ पे पता चल गया कि आपको कि वर्कर जो हमारे फार्मर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, उनकी इनकम पे अफेक्ट हो रहा है, यानी कि उनकी एम्प्लॉयमेंट पे अफेक्ट हो रहा है, तो ये एक गलत अप्रोच है, ठीक है। सो क्योंकि वो बेचारे स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका एम है अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करना, ठीक है, उनको थोड़ी महल बनवाना है। लेकिन यहाँ पे भी आप स्मॉल स्केल जगह पे भी, छोटे छोटे जगह पे भी, छोटे फार्म्स पे भी आप मशीन का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और लेबर कम हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे इसका एम जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था पॉलिसी टू इंक्रीज द स्मॉल फार्मर्स इनकम, मतलब जो अमूल की पॉलिसी थी, ठीक है। लीडर्स ऑन द ग्राउंड मूवमेंट हु आर अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट इन नेचुरल एनवायरनमेंट सस्टेनेबल अराउंड इंडियन। सो इसके पूरे इस पैराग्राफ का इतना ही मतलब है कि जो भी लीडर्स हैं उनको कोऑपरेटिव मैनेजमेंट
वाला फॉर्मूला अपनाना चाहिए जैसे अमूल ने अपनाया है, सो दैट कहीं ना कहीं वो सस्टेनेबल है, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है, ठीक है वो। एंड दिस शुड हैपन क्रॉस इंडिया। और जब ये होगा तो एक हमारी अच्छी इकोनॉमी पॉलिसी आएगी, बेटर मैनेजमेंट के तहत होगी, जिससे हमारा क्या होगा, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी फार्मर्स की, और सस्टेनेबिलिटी जो हमारा एसडीजी गोल्स भी हैं उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। ओके, सो एक गाइडलाइंस है, बहुत अच्छी गाइडलाइंस देखी गई है। इसको मैंने इसीलिए जो हमारा थंबनेल है उस पर हैशटैग मैंने फोर गाइडलाइंसेस लिखे हैं। ओके, सो जैसे होता है ना वे फॉरवर्ड, या फिर की टेक अवेज, हम इन चीज़ों में से या फिर गाइडलाइंस लिख लो या फिर की टेक अवेज यहाँ लिख लो आप। ओके, so what could be the key takeaways? First guidelines इनकी, and these are the things which I have taken from the article editorial itself, ठीक है। पहला क्या था, इक्विटी, एंड आई थिंक ये जो अभी डिस्कशन हमने की है वो आपको समझ में आ गया होगा कि अब क्या करना चाहिए इसमें, राइट। सो क्विकली वी विल गो थ्रू दिस। क्या करना पड़ेगा पहले कि एक इक्विटी इन गवर्नेंस ले आनी चाहिए, जो सबके कैपेसिटी के हिसाब से, सबके क्षमता के हिसाब से हमें वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी होगी, और इक्विटेबल बेनिफिट होना चाहिए, इक्विटेबल ग्रोथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक कैपिटलिस्ट वाली सोसाइटी की हाँ भाई जो हैव्स हैं वही पैसा कमा रहे हैं, हैव नॉट्स नहीं कमा रहे हैं, जैसे मार्क्स ने कहा था, ठीक है। सो इंक्रीज इन द इनकम एंड वेल्थ ऑफ द वर्कर एंड स्मॉल एसेट ओनर इज द एंटरप्राइज मस्ट बी द पर्पज ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। दो चीजें, जो फार्मर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, उनके इनकम में इंक्रीज, बढ़ोतरी होनी चाहिए, उनके वेल्थ में बढ़ोतरी होनी चाहिए, ना कि जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको अधिकतर प्रॉफिट होना चाहिए या फिर उसकी इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड ये है, इसका एक सोशल एस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है, एक सामाजिक सोशल साइड ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब कि जो आर्थिक सिचुएशन है, जो सामाजिक सिचुएशन है, वो इंप्रूव होनी चाहिए। क्योंकि अगर गरीब आदमी के पास अगर 4 पैसे वो ज्यादा कमाएगा तो उसकी वे ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ी सी अच्छी होगी एज कंपेयर टू ऑलरेडी जो कमा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाँ, हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचना चाहिए, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि हाँ इनका भी फायदा हो, ठीक। थर्ड जो है वो है लोकल सिस्टम सोल्यूशन रादर देन ग्लोबल, ठीक है। वो कहते हैं कि लोकली गांव से रिलेटेड या फिर जो उस शहर में सालों से रह रहे हैं उनको अपने शहर के बारे में ज्यादा पता है एज कंपेयर टू कोई वहां पे नया आए, रिसर्च करे और फिर पॉलिसी इंप्लीमेंट करने लगे। तो कहीं ना कहीं एक लोकल हेल्प भी चाहिए होती है, ठीक है, जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। द एंटरप्राइज मस्ट बी एम्बेडेड विद द लोकल कम्युनिटी फ्रॉम whom it gets environmental resources, ठीक है, वेल बीइंग एंड देन नरिश ऑफ इट्स ऑपरेशन। अगर आप जो लोकल लोग होते हैं उनके सहमति के हिसाब से, उनके भले के लिए आप कुछ करना चाहोगे तो पूरा शहर मिलके साथ देगा यार आपका, ठीक है। उनके अगेंस्ट करोगे तो वही कभी स्ट्राइक होगी, कभी धरना प्रदर्शन होगा, और जो कि एट द एंड ऑफ द डे कुछ मतलब नहीं उस चीज का। नाउ द फोर्थ स्टेप इज कि ऑफ कोर्स आज हम एक 21st सेंचुरी है जहाँ पे डिजिटली और टेक्नोलॉजी की दुनिया है, तो इनका इफेक्टिव यूज होना चाहिए इन सारे सेक्टर्स में, ठीक है। ऑफ कोर्स जैसे ये सारी चीज़ें यूज हुई थी उस टाइम पे भी, वाइट रिवोल्यूशन में भी, ग्रीन रिवोल्यूशन में भी, जितनी कैपेसिटी थी उस टाइम पे टेक की और साइंस की यूज हुआ था। आज जो कैपेसिटी ऑफ कोर्स पहले से काफ़ी ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें यूज होनी चाहिए इफेक्टिवली, और ये चीज़ ध्यान में रख के कि नहीं हमें प्रॉफिट नहीं कमाना है, हमें सोशो इकोनॉमिक लेवल पे कंडीशन ठीक करनी है, ठीक है। फिफ्थ था सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन आर ब्रॉट, ये तो हमारे एसडीजी गोल में भी है, ये तो आपको भी पता है। सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन आर ब्रॉट टू बी रेडी प्रोसेस, एंड ठीक है। क्योंकि देखिए अगर कोई केमिकल अगर आप डाल रहे हैं अपने फार्म में, तो स्लोली एंड इवेंचुअली उस टाइम के लिए तो ठीक है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो सॉइल है वो इरोड होने लगेगी। आज से 2-3 साल बाद वो सॉइल किसी काम की नहीं रहेगी, ठीक। सो आपको सस्टेनेबल यूज करना चाहिए ताकि आउटपुट भले थोड़ा सा कम आए, एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो, लेकिन वो जो ग्राउंड है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, सॉइल नहीं खराब होनी चाहिए, ताकि अब अगली बार जब आप खेती करो, उस पर कुछ उगाओ, तो वो हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको आउटपुट मिले। सो
लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ ये जो देख रहे हैं आप फोटो मैंने बनाई है गवर्नेंस की इतनी बड़ी। सो द ऑथर हैं, उनका यही कहना है कि द एसेंस ऑफ डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक गवर्नेंस इज दैट एन एंटरप्राइज मस्ट बी ऑन द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, गवर्न बाय द पीपल। ठीक है, ये वही है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और ऐसी ही बिजनेस पार्टनरशिप, ऐसी ही कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बिजनेस स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जहाँ पे लोगों के लिए हो, लोगों की वजह से हो और लोगों का भला करें। ठीक, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने मेंशन किया है इस पूरे आर्टिकल में, दैट कुछ ऐसी ही पॉलिसी, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन वाली पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, कुछ ऐसा ही इंट्रोड्यूस किया गया था सोवियत यूनियन ने और यूनाइटेड स्टेट ने। प्रॉफिट जम के आया, ठीक है, बहुत पैसे कमाए इन्होंने, प्रॉफिट जम के आया, लेकिन हुआ यूं कि कुछ टाइम बाद फार्मर्स, मशीन्स ने फार्मर्स की जगह ले ली। ठीक है, क्योंकि उनको प्रोडक्टिविटी चाहिए, आउटपुट ज़्यादा मिल रहा था। ठीक है, जहाँ पे 50 वर्कर्स लग रहे थे वहाँ पे एक मशीन को इंस्टॉल किया और धड़ाधड़ काम चल रहा था। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई थी। ठीक, और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं थी वहाँ पे। तो ये एक मॉडल था जो कि फेल हो गया था यूएस में भी और यूके में, सॉरी रशिया में भी, सोवियत यूनियन में, जहाँ पे ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स ने तो काफ़ी पैसा बनाया, लेकिन जो बेसिस था, जो आम लोग थे वहाँ पे, फार्मर्स थे, उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो कि हम सीख सकते हैं इससे। ठीक है, दैट वाज अ रॉन्ग सोल्यूशन, एक्चुअली दैट वाज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पे अभी डिस्कस किया था कि इट शुड नॉट, इट शुड बी अ सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट अ स्टडी प्रोसेस ऑफ, यू नो, नॉट अ decisions or talks has been taken in haste. ठीक, moving forward to our next आर्टिकल। तो जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है एनसीआर पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर। ठीक है, ये जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है और ये भी आज का बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है ही, क्योंकि ऑफ कोर्स जीएस पेपर 3 है, पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन बॉडीज, ये तो टॉपिक कवर हो ही रहे हैं। लेकिन जब मैंने कहा ना कि हमें ये ज़रूरी नहीं कि हम अपनी गलतियों से सीखें, हम दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं। हम दूसरों के जो मेथड्स हैं उनके, सेम सॉल्यूशन है, सेम प्रॉब्लम है हमारे पास, लेकिन कोई दूसरा उसका अच्छा सॉल्यूशन निकाल रहा है तो हम उससे भी सीख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो चाइना की बात आ रही है, बीजिंग से हम सीख रहे हैं, यहाँ पे हमें सीखना चाहिए। अब कुछ लोग हैं वो कहेंगे हम क्यों सीखें चाइना से, चाइना हमारा दुश्मन है। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप खुद घर में निकालें तो आप सालों से कोई ना कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत हम हैं और प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है कि दैट वाई शुड वी चूज़ दिस, वाई शुड वी चूज़ दैट। अगर आप उनकी पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं तो भाई आपका ही भला होगा, आपके देश का भला होगा, सो दैट यू ब्रीथ ईजिली। अब देखते हैं कि हुआ क्या था इसमें। ठीक, तो मुकुल सानवाल सर ये खुद एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और इस हफ्ते में इनका दूसरा या तीसरा आर्टिकल है। सो काफ़ी अच्छा लिखते हैं। सो ये दिल्ली है और ये है हमारा इंडिया गेट। ठीक, ये ब्लर फोटो नहीं है, दिस इज पोल्यूशन। ओके, दिस इज पोल्यूशन। ये नाउ हाल ही में क्या हुआ कि नेशनल ग्रीड ट्रिब्यूनल ने, जो एनजीटी है, हैज़ बिगन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू एंड ओल्ड, जितनी भी पुराने प्रॉब्लम्स थी दिल्ली में कि पोल्यूशन से रिलेटेड क्या है, उनको फिर से एक एक नए सिरे से शुरू करना चाहा। ठीक है, जहाँ पे अभी आपने सुना होगा न्यूज़ में कि जो एनजीटी है उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को बोला कि भाई अपने जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसको आप 20 से 30% रिड्यूस करिए, जो आपका एयर पोल्यूशन है, बाय 2024। ठीक है, जिससे आप एक कोलैबोरेटिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच के थ्रू मॉनिटरिंग टारगेट्स, इमरजेंसी मेजर्स, इवन ढेर सारी चीज़ें इन्होंने बताया कि इन सारी चीज़ों से के तहत अब 2024 तक 20 से 30% तक अपनी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करिए। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल या परसों की न्यूज़ है कि उन्होंने क्वेश्चन किया ऑन एयर क्वालिटी कि भाई कब तक चल रहा है आपका मामला, और उन्होंने कहा कि भाई 24 घंटे के अंदर बताइए क्या प्रोग्राम है आपका, क्या प्लान है आपका। दिक्कत हो जा रही है लोगों को सांस लेने में, बाहर निकलने में।
ठीक। सो जो ऑथर है उनका ये कहना है कि जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, एक सोशल प्रोसेस है। ठीक है, लोग आते जाते रहते हैं, सर्विसेज चेंज होती रहती हैं, लाइफस्टाइल लोगों की बदलती रहती है। ठीक है, रादर देन फिजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन इज अ गुड थिंग, लेकिन हम आज के टाइम पे इसको एक फिजिकल प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं कि अरे यार भीड़ भाड़ बहुत होगी, पोल्यूशन बहुत है वहाँ पे, बहुत सारे बंदिशें हैं, कंजेशन बहुत है, ट्रैफिक बहुत है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो ठीक की जा सकती हैं, राइट? ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है, आपके खुद के हाथ में है। अब वो कैसे हाथ में है, अब हम बताते हैं यहाँ पे। ठीक, तो देयरफॉर जो कमीशन है, तो ये मुझे बताइएगा कि ये कमीशन जो है एनजीटी, वो किस 5 ईयर प्लान के तहत आई थी? 5 ईयर प्लान, ये क्वेश्चन है कि ये एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कौन से 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था, तब ये जाके बना है। ओके, सो कमेंट करके बताइए अपना आंसर एंड देन वी विल डिस्कस दिस टुमारो मॉर्निंग। ओके, नाउ सो जो कमीशन है, एयर क्वालिटी कमीशन, जो नेशनल क्लीन एयर क्वालिटी कमीशन जो है, उसने कहा है कि सिटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड जो भी एक मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, एक कोलैबोरेशन के साथ हम करेंगे, एक इमरजेंसी मेजर के साथ हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 3 फंक्शंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे स्टेप्स हैं हाउ दे विल डू इट। ठीक है, डिस्क्रीट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगा, एनफोर्समेंट, कोलैबोरेशन, इमरजेंसी मेजर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे ऐसे ये बेसिक है। ठीक है, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ये ज़रूरी नहीं कि एयर क्वालिटी में ही हो, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चाहिए होता है आपको, एनफोर्समेंट चाहिए होती है, कहीं ना कहीं आपको इमरजेंसी मेजर्स मॉनिटर करना पड़ता है। तो ये तो बेसिक चीज़ है, लेकिन अब करेंगे कैसे, इसका एग्जाम्पल लिया है। देखो, अगर हम एयर पोल्यूशन से बात करें, 2-3 जो पोल्यूटेंट हैं बहुत फेमस है, आपको भी पता है, PM 2.5, PM10, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आजकल इट हैज़ बीन हर शहर में, जो हमारे जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे तो बोर्ड भी लगा हुआ है, लाइव अपडेट होता रहता है, कितना PM10 है आज, PM 2.5 आज कितना है, तो ये आपको पता होगा। नाउ बीजिंग ने, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, देखिए इमेजेस शेयर की हैं, लेसन्स फ्रॉम बीजिंग। बीजिंग के कुछ 4 स्टेप्स थे। ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त स्टेप हैं ये, हम सबको सीखना चाहिए। और आने वाली कंट्रीज, आने वाला सिटी, आने वाली स्टेट जो कि ओवर क्राउडेड होने वाली हैं, इन सारी चीज़ों से उनको समझना चाहिए, प्लानिंग ज़रूरी है। ठीक, फर्स्ट था कि एक मॉडल ऑफ ऑपरेशन बनाइए, आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली और पिछले 10 साल तक की सिचुएशन को आपको एनालाइज करना पड़ेगा वेदर कंडीशन के हिसाब से। जब आपके पास पूरा डेटा और रिपोर्ट आ जाएगी, तब आप दूसरे स्टेप पे आएंगे। ठीक, और दूसरा स्टेप क्या है? अप्रोच टू अर्बनाइजेशन। देखो, जितनी भी स्मार्ट सिटीज हैं दुनिया में, न्यूयॉर्क, लंदन, अब बीजिंग, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अपनी जो रोड है ना, वो इतनी चौड़ी बनाते हैं ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजी हो। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना बढ़ेगा दोस्तों, उतना कम पोल्यूशन होगा। जितना ज़्यादा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट दौड़ेंगे हमारे सड़क पे, उतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा। आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का, अनलेस अनटिल आप कुछ ऑड इवन ले आके भी नहीं कंट्रोल कर पाओगे आप। ठीक है, तो इनसे सीखना चाहिए, न्यूयॉर्क, लंदन एंड बीजिंग, दैट मोर स्पेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड मिक्स लैंड यूज, स्पेशल प्लानिंग, मिनिमाइजिंग ट्रैवल। ठीक है, इसके पीछे मैं आता हूं एडिटोरियल में कि चाइना में 72% जो ट्रैवल करते हैं लोग, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, वहीं यूरोप में 37% और यूएस में 10%। ठीक है, सो ये कंपैरिजन बता रहा हूं मैं कि चाइना ने कितने हद तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी इस्टेब्लिश कराई है अपने कंट्री में, कुछ कुछ सिटीज में, स्पेसिफिकली शंघाई, बीजिंग एंड ऑल। ठीक है, व्हीकल के बारे में बात करें
व्हीकल पॉलिसी क्या थी, फेजिंग आउट ओल्डर व्हीकल। ठीक है, हमारे यहाँ तो अभी भी मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक आगाह करना हो रहा हूँ कि अभी भी कितने सारे गाड़ी हैं जिनमें काला काला धुआं निकलता रहता है और हम लोग हंसते हैं जब हमारे आगे पीछे जाता है, अपना नाक बंद कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ये कुछ इमीडिएट स्टेप्स हैं जिनको तुरंत हमें लेने चाहिए, और लिया भी है, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी लिया है और भी स्टेट गवर्नमेंट ने भी लिया है, लेकिन वो इमरजेंसी स्टेप नहीं है ना। कब होगा, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। लेकिन अब सिर्फ पॉलिसी निकाल देने से नहीं काम चलता है ना, वो उसकी रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, यही तो बात की गई थी यहाँ पे। ये जो मेंशन किया गया है, आप पॉलिसी निकाल रहे हैं तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और मॉनिटर भी तो करिए, छोड़ दे रहे हैं आप पॉलिसी निकाल के। इन्होंने क्या किया कि चाइना ने जितनी भी पुरानी व्हीकल्स हैं उनको तुरंत बंद करवाया। जितनी हैवी ड्यूटी डीजल व्हीकल थी उनकी जो ट्रैवल टाइम था वो कम करवाया। ठीक है, धीरे 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 उसको कम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो कि एक नई ट्रांसफॉर्मेशन, नया रेवोल्यूशन होने जा रहा है, वो है इलेक्ट्रिक कार्स, जिसके लिए हम सबको पता है कि एलॉन मस्क बहुत जी जान से मेहनत कर रहे हैं टेस्ला को बनाने में। और इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स इतने ज़्यादा चाइना में इंस्टॉल हो गए हैं, हर सिटीज़ में, हर स्टेट में वहाँ पे इंस्टॉल होते जा रहे हैं। और यही एक रिन्यूएबल सस्टेनेबल प्रोसेस है अगर हमें व्हीकल पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करना होगा तो। और दूसरी चीज़ थी कि चाइना में जो मेट्रो है, ठीक है, वो लगभग 1,000 किलोमीटर तक के रेंज को कवर करती है। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो मेट्रो भी तो आएगा उसमें। सिर्फ ये तो गाड़ी, आई मीन बस, ट्रक, ये तो रहेगा ही रहेगा, मेट्रो भी तो है उसमें। ठीक, सो जैसे दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी लगभग 3, यहाँ पे मेंशन किया है रिपोर्ट में कि दिल्लीज right 28% of the population metro heavy duty vehicles. So here the local regulation government established की गई है। लगभग 1,000 किलोमीटर ऑफ मेट्रो, द बस, ट्रेन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। ठीक है, चाइना की जो मेट्रो पॉलिसी है 1.5 गुना या 2 गुना ज़्यादा है दिल्ली से, मतलब जो डिस्टेंस कवर की है काफ़ी ज़्यादा है, हर स्टेट में हर धीरे धीरे हो रही है वो। ओके, सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें बढ़ाना चाहिए। नाउ फोर्थ जो है इनोवेटिव इम्प्लीमेंटेशन स्टेप। ऑफ कोर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले एडिटोरियल में बताया कि वी आर इन 21st सेंचुरी, जहाँ पे साइंस और टेक मिल के एक नई रेवोल्यूशन, एक नया निर्माण कर रहे हैं, एक सस्टेनेबल निर्माण कर रहे हैं। तो वो साइंस एंड टेक को भी ऐसे प्रोसेस अपनाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडस्ट्रीज हैं, कुछ पुरानी इंडस्ट्रीज हैं जो अभी भी काला धुआं निकालती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, मीथेन एमिशन है, और ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से भी एक ऑफ कोर्स क्वेश्चन बनता है। तो उनको रिड्यूस करना होगा, कम करना होगा। जो घिसे पिटे इक्विपमेंट्स हैं उनको रिप्लेस करना होगा। ठीक है, और चाइना ने, बीजिंग ने यहाँ पे एक इंसेंटिव भी दिया था कि जितने भी ऐसे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जिनके मशीन घिसे पिटे हैं, कि भैया आप अपने प्रोसेस को बंद करो, हम आपको पैसा दे रहे हैं, और अगर चाहो तो उस पैसे से अगर आप लोन लेके नया बिजनेस सेटअप करो जो कि सस्टेनेबल हो, जो कि इनके स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हो। ठीक है, तो करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, नाउ इन्फोर्समेंट एट म्यूनिसिपल एंड स्टेट लेवल इज कोऑर्डिनेटेड, ये तो बहुत जरूरी है। ठीक है, ये इंडिया में भी बहुत ज़रूरी है, और चाइना ने तो बहुत ज़बरदस्त किया ही है इन्फोर्समेंट म्यूनिसिपल और स्टेट लेवल पे, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गई हैं और सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। डेली इंस्पेक्शन होता है वहाँ पे, और एक सुपरविजन बहुत रिजिड है। करना है तो करना है, ठीक है, अदरवाइज पॉपुलेशन एट लार्ज विल सफर बिकॉज ऑफ स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स। इंडिया में भी हमारे पास तो यार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, हमारे पास तो हर शहर में नगर निगम है, काउंसिल है, हमारे पास तो बहुत अच्छा सिस्टम है कि हम डिसेंट्रलाइज कर दें इन चीज़ों को। लेकिन इंस्पेक्शन कौन करेगा, सुपरवाइज कौन करेगा, और जो सुपरवाइज कर रहे हैं उनको कौन सुपरवाइज करेगा? ठीक है, तो एक हायरार्की होनी चाहिए और एक क्रोनोलॉजिकल इंस्पेक्शन और सुपरविजन चेक्ड होना चाहिए। आपका काम सही हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सो दीज आर फ्यू स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच वी नीड टू टेक, अदरवाइज बहुत बड़े पैमाने पे आगे चल के सबके लिए खतरे का कारण बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, शुड द स्टेट स्टॉप फोकसिंग ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल।
इस आर्टिकल को मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको, यहाँ पे मैं ये समझाऊंगा कि मेंस में जो क्वेश्चन है वो कैसे आ सकता है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है ना, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स इन फैमिली प्लानिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में फर्टिलिटी रेट, TFR एंड देन मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका टाइम है कि आप इसमें से क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो स्टार्ट फाइंडिंग द आंसर ऑफ इट। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। India launched its national program for family planning in 1952. What are the factors that have helped the country bringing down the TFR? अब बताइए, ठीक है। ये इंटरव्यू वाले जो बात होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेंस का क्वेश्चन तुरंत आएगा इसमें से, ठीक है। GS 3 से रिलेटेड है, GS 1 से रिलेटेड है, सोशल इशू GS 2 से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, गवर्नेंस है। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबा है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, does India need a population control law or drastic measure such as 2-child norms, जो कि यूपी और आसाम में लिए गए हैं, क्या वो ठीक थे? क्या वन चाइल्ड पॉलिसी जो चाइना की थी वो ठीक थी? तो ये देखिए, एजुकेशन इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एंड बेटर एजुकेशन मीन्स वुमेन विल हैव फीवर चिल्ड्रंस। दीज आर दी स्टेटमेंट्स दोस्तों, जो कि मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं। सवाल ये है, आप रेडी हैं इनको आंसर करने के लिए? नहीं तो अभी उठाइए और पेन पेपर और लिखना शुरू करिए, ढूंढना शुरू करिए, इसके बारे में पढ़ना शुरू करिए, और डेली एडिटोरियल एनालिसिस, करंट अफेयर एनालिसिस को आप वॉच करना शुरू करिए, बिकॉज एवरी डे वी टेल समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट इट विल बी इट गेट्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हम यहाँ टाइम इन्वेस्ट करते हैं आपके लिए, ताकि आप अपना टाइम खराब ना करें बेकार न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ने से, राइट। नेक्स्ट है जो इज बर्ड्स एंड राइट्स। ये आर्टिकल हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अंजुम सर ने कल के वीडियो में ये चीज़ कवर की हुई है उन्होंने, तो आप इसका वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बर्ड्स एंड राइट्स, ये रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो बिल आया है 2020 में, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आप इसको जाएं, इसको देखें और कमेंट करके बताइएगा कि इन केस यू नीड एडिशनल इन्फॉर्मेशन वी विल गिव यू। सो वंस अगेन दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जैसे यश ने पूछा, साक्षी ने, कुशाग्र ने, ऋषभ ने, तेजस्विनी, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये डेली एसोसिएट हैं हमसे और पूछते रहते हैं। तो अगर आप नए हैं तो कमेंट करके बताइए जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है। आई विल डिस्कस इट टुमारो मॉर्निंग विथ यू। ओके, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।